अध्यक्ष जी, आज जौनपुर का आपका दौरा रहा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, क्या मूल मंत्र दिया आपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, हम लोग जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार दौरे करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज जौनपुर भी आना हुआ और पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी जिला पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई और इसमें लोगों से जिला पंचायत में मजबूती से अपना मजबूती करने के लिए इस मुद्दे पर बात हो रही है। हमारा संगठन कहाँ पे है, क्या पोजीशन है, उसको किस तरह मजबूत दे सकते हैं, ये सब मुद्दों में है चर्चा हो रही है। एक चीज़ ये देखा गया कि छोटे चुनाव में तो एमआईएम को कामयाबी मिल जा रही है, लेकिन जो बड़ा चुनाव होता है उसमें काफ़ी हद तक एक दाग भी लगता है कि पार्टी जो है सिर्फ वोट काटने के लिए आती है। क्या जवाब देना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में लगभग 11-12 साल से काम कर रहे हैं। तो 14 से उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना काम शुरू किया और आपने देखा कि जिला पंचायत और जिला चुनाव भी आपके यहाँ से कामयाबी मिली थी। विधानसभा चुनाव में हम पहली मरतबा 22 में मजबूती हुई थी। इसके पहले भी एक प्रकार के चुनाव में लड़े थे, लेकिन 22 में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। पहला चुनाव था, उस चुनाव में हमको बहुत उस तरह कामयाबी नहीं मिल सकी जिस तरह लोग तवक्को करते हैं, जिस तरह हम उम्मीद करते थे। लेकिन उससे हम लोग को उत्साहित नहीं है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बेहतरीन रिजल्ट आने का उम्मीद है और इस जिला पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इस जिला पंचायत चुनाव की क्या तैयारियां हैं? अब तक कितने जिलों का दौरा हुआ है और क्या गाइडलाइन आई है? हम लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद में थे, आज जौनपुर में है, अभी चंदौली जा रहे हैं, उसके बाद अगले कल गाजीपुर रहेंगे। लगातार हमारा दौरा चल रहा है और हम पूर्वांचल में लगातार हर हफ्ते 2-3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को का अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और हर जिले में कोशिश करेंगे जब मैक्सिमम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। एक इसके पहले मुद्दा एक उठा था औरंगज़ेब की कब्र को लेकर। लोग महाराष्ट्र में देखा गया कि औरंगज़ेब की कब्र की खुदाई की लोग मांग कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों की? देखिए, इस मुल्क में एक फासिस्ट लोग हैं जो सत्ता में हैं, जिनको आज वर्तमान में क्या हो रहा है इस पर कुछ करना नहीं है। इतिहास को टटोलते हैं। आज हिंदुस्तान के इतिहास में जितना रुपए गिर गया, रुपए की कीमत गिर गई है, इतना कभी नहीं गिरी थी। शेयर मार्केट क्रैश कर गया है, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार चौपट हो गया। हमने पिछले कई सालों से रेलवे की वैकेंसियाँ निकलते नहीं देखी। कोई वैकेंसी पहले होता था, चौराहों पे स्टॉल लगी होती, तमाम फार्म बिकते रहते थे। इंटरनेट पे चेक करिए तो नौकरियां कहीं नहीं निकल रही हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, औरंगजेब और शिवाजी छोड़ दीजिए, इनके पास कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जिस पर ये बात कर सके। औरंगजेब हिंदुस्तान के इतिहास है, उसको इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता और इतिहास के लिए आज के लोग कोई जवाबदेह नहीं हो सकते। इतिहास पुष्पमित्र सिंह का भी है। इसी मुल्क में पुष्पमित्र सिंह भी राजा हुए, इसी मुल्क में अशोक भी राजा हुए, इसी मुल्क में औरंगजेब भी राजा हुए। जब वो राजा थे उन्होंने क्या किया, उसके लिए वो जवाबदेह है। आज डेमोक्रेसी है, 50-70 साल से हिंदुस्तान में जमहूरियत है। आज जमहूरियत में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पूरे मुग़ल पीरियड में और पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम राजाओं के दौर में जितने मस्जिदें तोड़ी गई होंगी, उससे ज़्यादा मस्जिदें इसी आने वाले 5-7 साल 10 साल में इस जमहूरी मुल्क में तोड़ी गई हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक जनता की चुनी हुई सरकार है। वो लोग जो राजा थे, वो लोग तो तब राजा थे जिन्होंने अपने तलवार के दम पर राजा थे, किसी ने चुन के नहीं भेजा था। आज एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक प्रजातांत्रिक राज में, जहाँ जनता के नुमाइंदे चुन के आते हैं, उन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर नस्लकशी करा रहे हैं लोगों की, जात धर्म के नपूज के मारे जा रहे हैं लोग। अभी उत्तर प्रदेश 3 दिन पहले आगरा में घटना हुई, होटल में लोगों ने उसको नाम मुसलमान पूछ के गोली मार दी, 2 आदमी मर गए। कोई उसको संज्ञान में लेने वाला नहीं है कि इस व्यवस्था को लोग एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके या जो है औरंगजेब और शिवाजी करके ये बातें करना, ये कोई इसका कोई मतलब बनता नहीं है। सिर्फ
सत्ता में आने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि कश्मीर के पहलगाम में जो है आतंकवादी घटना हुई, जिसमें लोगों का नाम पूछ करके गोली मारी गई। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? कोई भी अगर इस तरह की कहीं घटना हो रही है जहाँ बेगुनाह मारा जा रहा है, वो चाहे जिस मजहब का मानने वाला, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, और मारने वाला भी चाहे जिस मजहब का हो, ये जघन्य घटनाएं हैं और इसकी सख्त से सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी फेल्योर है वो हुकूमत की फेल्योर है कि ऐसी घटनाएं होती रही और हुकूमत सोती रही। बताइए कि जब जिस समय ये घटना हो रही थी, ये बताया जाता है कि लगभग आधे घंटे बाद वहाँ फोर्स पहुँची है। एक ऐसी जगह, ऐसे टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर लगभग 2000 लोग मौजूद थे, उसमें विदेशी सैलानी मौजूद थे और उनकी हत्या हो रही है, सरेआम गोली चल रही है। वहाँ प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर नाम कोई चीज़ नहीं है। ये इस हुकूमत पर सवालिया निशान है। केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली सरकार वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। कि दिल्ली सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों है। आप बताइए इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है कि सऊदी अरब से दौरा रद्द करके मोदी जी हिंदुस्तान वापस आए, लेकिन उनको कश्मीर जाने के लिए फुर्सत नहीं थी, बिहार जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये टोटल इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं, जब हिंदुस्तान के बेगुनाह इंसानों का कत्ल होता है, तो लोग उसमें अपना अवसर तलाशने, आपदा में अवसर तलाशने लगते हैं। योगी जी जाकर बिहार में वोट मांग रहे थे, मोदी जी बिहार में जाकर वोट मांग रहे थे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आज तक वो लोग चिन्हित नहीं किए गए किन लोगों ने घटना किया, कहाँ गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर हिंदुस्तान की सेना लगी हुई है। सेना कैसे लोग सरहद पार करके आए, कैसे लोगों ने ये गोलियां चलाई, या कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, इस बात को अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। और ये हिंदुस्तान के लिए शर्म का दिन है, शर्म की बात है। पूरे मुल्क के लिए काला दिन है। हम लोग उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इसके बाद देखा गया कि अमित शाह जी ने जो है कि ओवैसी साहब को फ़ोन किया और जो है कि क्या कुछ रहा होगा वार्तालाप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रहित के किसी भी मुद्दे पर हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बावजूद इसके कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, जहां राष्ट्र का हित आएगा, हम जो भी सत्ता में रहेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस आपदा के समय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा और पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार के साथ इस आपदा से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एक आखिरी सवाल, ज़्यादातर लोग जो है कि MIM को एक बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? ये ऐसा सवाल है कि जो बेमाने, इसका कोई जवाब देने का मतलब नहीं। हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी सियासी जमात मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए खाली नहीं है। आज बताइए कि वहाँ लिंचिंग हो रही है, मुसलमान मारा जा रहा है। अगर MIM मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाती है, तो MIM दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म की भी आवाज़ उठाती है। MIM छात्रों के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज़ भी उठाती है। MIM हिंदुस्तान के आर्थिक फेल्योर पर भी आवाज़ उठाती है, हिंदुस्तान की सुरक्षा पर भी आवाज़ उठाती है। MIM हर इशू पर उठाती है। हम एक सियासी पार्टी हैं, हम जो भी नेशनल इशू हैं वो हमारे मुद्दे हैं और उसके लिए हम अपनी नज़रिया रखते हैं। ये जो लोग कहते हैं वो उनकी मर्जी है, कहा करें, लेकिन MIM का अपना मौक़िफ़ ये है कि हम हर इशू पे बोलेंगे और हर मुद्दे पर हमारी एक सियासी सोच है।